हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 11 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं इसकी स्टडी करेंगे, जो कि है मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कश्मीर समस्या, भारत चीन संबंध व 1962 का युद्ध, भारत पाक संबंध व 1965 व 71 के युद्ध, बांग्लादेश का उदय, भारत में आपातकाल और भारत का आणविक शक्ति के रूप में उदय होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शब्द इस लेसन में आ रहे हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। तो आप इन शब्दों से पहले वाकिफ हो जाएं। पहला है जनमत संग्रह। यह चुनाव नहीं है, यह मत पत्र के माध्यम से जनता की इच्छाओं को जानने का साधन है। ठीक है। सेकंड है आपातकाल। यह वह समय है जब संवैधानिक तंत्र की असफलता के कारण राज्य का चलाना संभव ना हो। और अगला है विदेशी घुसपैठ। अनाधिकृत दूसरे देश में प्रवेश करना विदेशी घुसपैठ कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे हम ये देखेंगे कि किस तरह से भारत की विदेश नीति है और भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या हैं। तो आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश दासता से मुक्त हो गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने देश के हितों के अनुकूल विदेश नीति का निर्धारण किया। भारत की विदेश नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है भारत विश्व राजनीति में असंलग्नता की नीति का अवलंबन करता है। यानी असंलग्नता की नीति यानी भारत एक तरह से विश्व की जो राजनीति है उसमें किसी भी तरह से संलग्न नहीं भी है और संलग्न है भी। दोनों बातें हैं कि यदि मान लीजिए किसी देश की विश्व की राजनीति अच्छी है या किसी देश को भारत की आवश्यकता है तो भारत उसमें उसका पूरा साथ देगा, सम्मान करेगा। लेकिन यदि कोई राजनीति गलत तरीके से किसी देश में चल रही है तो फिर भारत उसमें उस देश का साथ नहीं देगा। ये कहलाता है भारत विश्व राजनीति में असंलग्नता की नीति का अवलंबन करता है। सेकंड है भारत की नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते हुए विश्व शांति कायम करने के लिए यथासंभव सहयोग देने की नीति का पालन किया है। अगला है भारत साम्राज्य एवं प्रजाति विभेद का विरोध करता है और पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करने को तैयार रहता है। साम्राज्य एवं प्रजातीय विभेद भारत लगभग 400 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। प्रजाति भेदभाव यानी गोरे और काले का जो हमारे यहाँ भेदभाव था, इसी की वजह से भारत एक गुलाम देश था। तो ऐसा यदि किसी देश के साथ होता है तो भारत उसका विरोध करता है और जो राष्ट्र पिछड़े हैं उनकी सहायता करने को तैयार रहता है। और आखिरी है भारत संयुक्त राष्ट्र तथा उससे संबंधित उसकी अन्य संस्थाओं का समर्थन करता है तथा उनसे सहयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी संस्थाएं हैं उनका तो समर्थन करेगा भारत और उनको सहयोग भी करेगा। तो ये भारत की विदेश नीति की विशेषताएं हैं। अब है कश्मीर समस्या। तो बच्चों, कश्मीर की जो समस्या जो लगभग 70 साल से भारत में चल रही थी, वो इस वर्ष आपने देखा होगा कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो चुका है। धारा 370 कश्मीर से हट चुकी है, लेकिन फिर भी अभी इस वर्ष सिलेबस में कश्मीर समस्या है, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। हो सकता है भविष्य में ये सिलेबस भी चेंज हो जाए। तो कश्मीर समस्या क्या थी ये हम देखेंगे। कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे उलझी हुई समस्या है। स्वतंत्रता के पश्चात 2 नए राज्य बने तो देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो सकती है अथवा स्वतंत्र रह सकती हैं। अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान से मिल गईं। कश्मीर भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित होने के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। तो उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और अपनी रियासत उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, क्योंकि राजा हरि सिंह ये सोचते थे कि कश्मीर यदि पाकिस्तान में मिलता है तो जम्मू की हिंदू जनता और लद्दाख की बौद्ध जनता के साथ अन्याय होगा और यदि भारत में मिलता है तो मुस्लिम जनता के साथ अन्याय होगा। अतः उन्होंने यथास्थिति बनाए रखी और विलय के विषय में कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया। 22 अक्टूबर 1947 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबाइलियों और अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और जब कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो हरि सिंह ने भारत से ये निवेदन किया कि वो कश्मीर को बचाने के लिए सैनिक सहायता भेजें। साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना की।
भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारतीय सेनाओं को कश्मीर में भेज दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, यानी युद्ध जो हो रहा था, जो पाकिस्तान की सेना अंदर आ गई थी, उसके साथ जो युद्ध किया जा रहा था, तो युद्ध समाप्ति के पश्चात कश्मीर में जब शांति स्थापित हो जाएगी, तब कश्मीर की जनता जनमत संग्रह के आधार पर यह तय करेगी कि वह किसके साथ मिलना चाहती हैं। और इस प्रकार पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कश्मीर के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया। अतः भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबायलियों का मार्ग बंद करने को कहा। यह आपके एक क्वेश्चन में भी है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबायलियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा, तो इसका आंसर भी यही है। परंतु जब इस बात के प्रमाण मिलने लगे कि पाकिस्तान सरकार कबायलियों की सहायता कर रही है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की कि कबायलियों ने पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या के समाधान के लिए 5 राष्ट्रों का एक दल बनाया। वो 5 राष्ट्र कौन कौन से थे? वो 5 राष्ट्र थे चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम। ये भी एक आपका क्वेश्चन है कि किन राष्ट्रों का दल बनाया कश्मीर समस्या के समाधान के लिए। ये 5 राष्ट्र थे। तो इन राष्ट्रों ने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाए तथा कबायली और ऐसे लोगों को जो कश्मीर के निवासी नहीं हैं वहाँ से हटाने का प्रयास करें। जब पाकिस्तान इन शर्तों को पूर्ण कर लेगा, तब आयोग के निर्देशों पर भारत भी अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहाँ से हटा लेगा। अंतिम समझौता होने तक युद्ध विराम की स्थिति रहेगी और भारत कश्मीर में स्थानीय अधिकारियों के सहयोग के लिए उतनी ही सेनाएं रखेगा जितनी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा। इस सिद्धांत पर दोनों पक्षों ने लंबी वार्ता की और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। कश्मीर के विलय का निर्णय जनमत संग्रह के आधार पर होना था। संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह की शर्तों को पूर्ण करने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। प्रशासक ने भारत एवं पाकिस्तान से जनमत संग्रह के आधार पर अपनी चर्चा की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अतः उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अब जो पाकिस्तान है वो जनमत संग्रह के लिए अपना किसी भी तरह की कोई वचनबद्धता नहीं दिखा रहा था, लेकिन भारत सरकार वचनबद्धता का पालन करना चाहता था। परंतु पाकिस्तान ने किसी भी तरह से अपनी सेनाएं नहीं हटाई, कबायली भी वहीं बने थे और पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहता था और उसका दावा उस कश्मीर पर भी था जो उसके नियंत्रण में पहुंच गया था और उसने उसे आज़ाद कश्मीर का नाम दे दिया था। इन परिस्थितियों में पंडित नेहरू ने कश्मीर नीति में परिवर्तन किया और उन्होंने जब तक पाकिस्तान अपनी सेना नहीं हटा लेता तब तक जनमत संग्रह से मना किया। कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। इस समर्थन से भारत की स्थिति मजबूत हो गई और 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में करने की सहमति प्रदान की। 14 मई 1954 को संविधान में संशोधित कर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। तो स्टूडेंट्स, अभी इसी साल आपने ये सुना होगा कि धारा 370 कश्मीर से हट गई है और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है और अब इसे कोई भी भारत से नहीं हटा सकता। और इस तरह से पाकिस्तान बार बार जो है सुरक्षा परिषद में प्रश्न उठाकर जनमत संग्रह की मांग कर रहा है। उसे ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस का समर्थन प्राप्त है, किंतु भारत की मित्रता सोवियत संघ के साथ थी। अतः सोवियत संघ ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मामले को ठंडा किया। 1962 में पाकिस्तान ने कश्मीर में पुनः जनमत संग्रह की मांग उठाई, परंतु सोवियत संघ ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया। इस प्रकार
पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें आई हैं वे कश्मीर के प्रश्न को जीवंत रखने का प्रयास करती हैं, जबकि भारत के लिए यह प्रश्न उसकी एकता, अखंडता एवं सम्मान का प्रश्न है। और इस वर्ष ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है और अब इस पर किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं है और ना अब ये भारत से हटेगा। तो कश्मीर समस्या आप देख सकते हैं लगभग हल हो चुकी है, पूर्ण रूप से हल हो चुकी है। इसके बाद 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। तो भारत और चीन युद्ध क्यों हुआ, तो इसके अध्ययन पर कुछ बातें निकल कर आती हैं, जैसे चीन द्वारा भारत पर अचानक आक्रमण क्यों किया गया, युद्ध में भारत को पराजय क्यों मिली और चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई। विद्वानों ने उक्त बातों पर विचार मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, चीन की नीति विस्तारवाद की थी, चीन विश्व में अपनी आर्थिक व राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था, चीन भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति को गलत बताना चाहता था और युद्ध विराम की घोषणा करके चीन विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। इस तरह से भारत और चीन युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वो शुरू हुई। भारत चीन की स्थिति पर अफ्रीका और एशियाई देशों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में हुए एक सम्मेलन में विवाद की समाप्ति के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ये आपके क्वेश्चन के आंसर भी हैं, ठीक है। तो वर्तमान नियंत्रण रेखा को दोनों देश स्वीकार करें, नियंत्रण रेखा की दोनों ओर 20 किलोमीटर के क्षेत्र से दोनों देश अपनी सैन्य चौकियां हटा लें और विवादित विषयों पर दोनों देश परस्पर बातचीत से हल निकालें। इस तरह के अन्य सुझावों को भारत द्वारा पूर्णतः सिद्धांत रूप से मान लिया गया। अभी आप इस लेसन को जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो इस साल आप बहुत सारी परिस्थितियों को बदलते हुए देख रहे हैं। भारत और चीन युद्ध एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं युद्ध की स्थिति ना बन जाए। तो आप समाचार यदि आप सुनते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे तो आप बार बार इस पर देख रहे हैं कि किस तरह से चीन भारत के और हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और बहुत सी चौकियों को उसने नष्ट भी कर दिया है और इस तरह से वह भारत के कुछ भाग को हड़पना चाहता है। लेकिन भारत की स्थिति अब काफ़ी रूप से मजबूत हो चुकी है, ठीक है। और भारत चीन युद्ध के परिणाम क्या हुए, तो भारत और चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए, जो कि आज की परिस्थितियों में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। भारत के भूभाग का एक बड़ा भाग चीन के कब्जे में चला गया। 1962 के समय की बात हो रही है, लेकिन अब वो परिस्थितियां सब चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं और अब भारत अपना जमीन का कोई भी टुकड़ा चीन के कब्जे में नहीं जाने देगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं गुटनिरपेक्ष नीति आहत हुई। भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद के स्थान पर व्यवहारिकता और यथार्थवाद को स्थान मिला और भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ, जो कि अभी भी दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान जब दो राष्ट्र बने थे तो अभी आपने कश्मीर समस्या को सुना, लेकिन हमारा भारत और पाकिस्तान के साथ हमारे दो युद्ध हो चुके हैं, एक 1965 और एक 1971। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध की विभीषिका झेली। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उसके क्या परिणाम हुए। तो परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान की हार हुई। 1965 का जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान उस समय क्या चाह रहा था, पाकिस्तान कश्मीर समस्या का समाधान शस्त्र द्वारा करना चाहता था और उसने युद्ध का मार्ग अपनाया। पाकिस्तान को विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता उसका साथ देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और भारत ने यह सिद्ध किया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आधार अत्यंत ठोस है। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों का मनोबल भी ऊंचा था और उनके जो हथियार थे वो भी स्वदेशी थे। पाकिस्तान को विश्वास था कि संकट के अवसर पर चीन उसका साथ देगा, परंतु यह भ्रम टूट गया। पाकिस्तान और भारत के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली क्योंकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें अपना सहयोग दिया था और पाकिस्तान के लिए यह युद्ध घातक सिद्ध हुआ। युद्ध में पराजय
ने उसकी सैनिक तानाशाही की खोखलेपन को सिद्ध कर दिया। तो ये 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम थे। ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध का जो परिणाम हुआ, उस समय 1966 को ताशकंद समझौता हुआ कि युद्ध के बाद जो युद्ध क्षेत्रों में झड़पें जो हो रही हैं, बार बार जो झड़पें बंद नहीं हुई हैं, इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली और सोवियत संघ ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद में वार्ता आरंभ हुई और अंततः 19 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। इन समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थीं। नंबर 1, दोनों पक्षों ने अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने यह सहमति व्यक्त की कि वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व जिस स्थिति में थे वहां अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे और दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार को निरुत्साहित करने तथा पुनः राजनयिक संबंधों की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों को मधुर बनाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। ये था ताशकंद समझौता जो भारत और पाकिस्तान के मध्य 1966 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद देखें, ताशकंद समझौता हो गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। अब हम इस लेसन में देखेंगे आपातकाल यानी इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है और भारत में आपातकाल के कितने प्रकार हैं और कब कब ये लगाया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को उसके समक्ष मौजूद अनेक समस्याओं का सामना युद्ध स्तर पर करना पड़ा। इसी बात को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने और केंद्र सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान की जिससे वह संकट काल में उत्पन्न स्थितियों का सामना प्रभावशील तरीके से कर सकें। देश की सुरक्षा, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन यानी संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की हैं, जो कि मैंने आपको लेसन नंबर 12 में बताई हैं। और इसको और अच्छे से जब डिटेल हम करेंगे तो वो होगा लेसन नंबर 13। तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इनका पूरा ब्यौरा अध्याय 13 में मैं आपके बताऊंगी। अभी हम ये देखते हैं अध्याय 11 में कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं और भारत में इसके क्या स्वरूप हैं। तो सामान्यतः 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जिनकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल और तीसरा है वित्तीय संकट से उपजा हुआ आपातकाल। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो जाएं कि स्थिति बहुत विकट है तथा भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है और युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण तथा क्षेत्र के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह के कारण समस्या विकट हो सकती है, तब राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति ऐसी संकटकालीन घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही कर सकता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है कि जब भारत के किसी एक भाग में, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कौन सा, जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर समस्या, तो कश्मीर में ज़्यादातर आपातकाल लगा रहता था क्योंकि उसकी सुरक्षा को हमेशा खतरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर आपातकाल की घोषणा रहती थी और आपातकाल लगा रहता था। सेकंड है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि वहाँ का शासन विधि पूर्वक नहीं चलाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास करता है।
और आम बोलचाल में इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और आखिरी है वित्तीय संकट। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत अथवा इसके किसी भाग को वित्तीय स्थिति या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय संकट के ऊपर कभी भी आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। अब भारत में कब कब आपातकाल लगाया गया ये देखें तो 3 बार भारत में अभी तक आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहला, चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। फिर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक, तथा आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा का प्रयोग अनेक बार हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको कश्मीर का बताया, या पंजाब में कई बार जब आतंकवादी या सिखों का कुछ ऐसे उपद्रव हो रहे थे उस समय आपातकाल लगाया गया। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा कई बार हो चुकी है, लेकिन वित्तीय संकट के कारण भारत में अभी तक कभी भी आपातकाल नहीं लगाया गया। ठीक है, तो ये तो अभी तक भारत की पूरी राजनीतिक स्थिति थी। अब हम देखेंगे भारत का आणविक शक्ति के रूप में उदय होना, किस तरह से भारत अपने अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाकर अपनी सेना को शक्तिशाली बना रहा है। तो परमाणु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है ये देखेंगे हम। परमाणु ऊर्जा रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा से विद्युत तैयार की जाती है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि प्रमुख रेडियोधर्मी तत्व हैं। इन तत्वों में भारी मात्रा में ऊर्जा छिपी है। एक अनुमान के अनुसार 1 किलो यूरेनियम से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी 27,000 टन कोयले से प्राप्त की जाती है। यूरेनियम एक अत्यंत मूल्यवान तत्व है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग जहां शांतिपूर्ण और विकास कार्यों के लिए किया जाता है, वहीं इसका प्रयोग विध्वंसक शस्त्रों के निर्माण में भी किया जाता है। और भारत में परमाणु शोध कार्यक्रमों का कुशल निर्देशन किन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया? तो वे वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों द्वारा आंतरिक शोध किया गया। भारत की परमाणु नीति और उसके सामाजिक और आर्थिक आधारों पर उसका प्रभाव रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में प्रयासरत रहा है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 एवं परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना इस दिशा में प्रारंभिक कदम रहे हैं। और कौन कौन से विकास के क्षेत्र हैं परमाणु ऊर्जा के? तो आप देखें, टाटा संस्थान, भाभा परमाणु केंद्र, उसके बाद 1956 में अप्सरा शोध रिएक्टर की स्थापना हुई। 1969 में तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, यह भारत का पहला व्यावसायिक रिएक्टर केंद्र बना। और इस तरह से भारत में परमाणु केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, 1980 तक भारत ने परमाणु क्षमता विकसित करने की तकनीक प्राप्त कर ली। परमाणु ईंधन के उत्खनन करने, उसे अलग करने, यूरेनियम में परिवर्तन करने, ईंधन बनाने, भारी पानी उत्पादन रिएक्टर बनाने, ईंधन की सभी प्रक्रियाओं का विकास तथा कचरे के प्रबंध तक के सभी कार्यों में भारत क्षमता प्राप्त कर चुका है। शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी परमाणु ऊर्जा वरदान स्वरूप है। कृषि, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। नहरों, बांधों तथा खानों के निर्माण के लिए परमाणु विस्फोटों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से परमाणु ऊर्जा एक तरफ तो शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए वरदान स्वरूप है, दूसरी तरफ यदि इसका उपयोग युद्ध के लिए या विध्वंसक कार्यों के लिए किया जाए तो यह बेहद खतरनाक भी है। लेकिन भारत हमेशा ये प्रयास करता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण तरीकों के लिए किया जाए। भारत की परमाणु नीति को उसकी विदेश नीति के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में समझा जा सकता है।
भारत की विदेश नीति के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं: राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और विश्व व्यवस्था। इसके अतिरिक्त भारत उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद का विरोध करते हुए परस्पर सहअस्तित्व, सभी राष्ट्रों से मित्रता एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की नीति में विश्वास रखता है। भारत की परमाणु नीति का लक्ष्य अपनी सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करना है और यह भी ध्यान रखना है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जो सहयोग, सद्भाव और शांति पर आधारित हो। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बड़ी भूमिका है। मुंबई में विद्युत का उत्पादन परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु शक्ति का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीयता के उत्तरदायित्वों एवं विश्व के उच्च आदर्शों के अनुरूप करना, उन्होंने ये चाहा था कि इस तरह से इसका उपयोग हो। उन्होंने परमाणु बम न बनाने का संकल्प अनेक अवसरों पर दोहराया था। तो इस तरह से ये लेसन आपने देखा कि इस लेसन में कौन कौन से बातों पर विशेष ध्यान हमें देना है। पहला तो है कि भारत की विदेश नीति क्या है, फिर कश्मीर समस्या जो समस्या थी जिसका समाधान हो चुका है, तो वह समस्या कैसे मूलभूत रूप में आई थी और उसको कैसे उसका समाधान हुआ। इसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध, ताशकंद समझौता और भारत की परमाणु नीति, ये सब कुछ विशेष रूप से आपको देखना है और इस लेसन को बहुत अच्छे से आपको इस लेसन की स्टडी करना है, क्योंकि ये एक ऐसा लेसन है जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी जारी रखें और हमेशा जो है पढ़ते रहें। धन्यवाद।